बच्चों, हमने पाठ छठे में उपग्रह की जानकारी ली, जो अग्नि और जो मिसाइल है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बनाई थी, और उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी पृथ्वी और अग्नि के लिए, वो सभी उस पाठ में हमने देखा है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं पाठ 7, जहाँ चाह वहाँ राह। इसे लिखा है अनुराधा मोहिनी जी ने। इस पाठ में क्या बताना चाहा है? तो चाह मतलब क्या? इच्छा। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आपको रास्ता अपने आप मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके मन में तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है। और ऐसा ही मैं एक आगे आपको चित्र दिखाना चाहती हूँ। देखो, ये जहाँ चाह वहाँ राह। इसे ना ही हाथ है ना ही पैर है, फिर भी ये व्यक्ति हंसता हुआ जीवन में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारा काम ये व्यक्ति करता भी है। दूसरों को उनके जैसे जो अपाहिज है उन्हें प्रोत्साहन देने का ये काम करते हैं। वे तैरते भी हैं और वे समारोहों में भाषण भी ठीक तरह से करते हैं कि उनके भाषण से सभी नवयुवक हो, बच्चे हो, सभी प्रेरित हो उठते हैं। ऐसा इनका काम है। बहुत जानी मानी ये भी एक हस्ती है। तो इनके मन में जो चाह थी जीवन जीने के लिए, क्या जरूरी होता है? तो अपने आप पर, खुद पर आत्मविश्वास का होना जरूरी होता है। अगर मनुष्य आत्मविश्वास खो देता है, खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है, तो वह रास्ता भटक जाता है। लेकिन जिसके मन में चाह होती है तो उसे अपने आप रास्ता मिल जाएगा और वो अपने मंजिल तक, मुकाम तक पहुंच जाएगा। यही बताने की कोशिश इस सभ्य मनुष्य ने की है। तो यहाँ पाठ हम देख रहे हैं जहाँ चाह वहाँ राह। इसे लिखा है अनुराधा मोहिनी जी ने। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। यानी कि कोई भी काम असंभव नहीं है। कोशिश करेंगे हम उसमें तो हम संभव कर सकते हैं, उसे सफल हो सकते हैं उसमें। तो इसी पाठ को हम विस्तृत रूप से देखेंगे। यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। यानी कि वर्षा बहुत होने के कारण, वर्षा मतलब बरसात थी, बहुत जोर की बरसात हो रही थी, इसीलिए प्रार्थना स्थल पर मैदान में प्रार्थना न होकर वो कक्षा में ही ली गई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। उपस्थिति मतलब अटेंडेंस। जैसे ही उन्होंने उपस्थिति लेना शुरू की, उन्हें लगा कि अरे आज बहुत कम बच्चे हैं, और आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि इतने अनुपस्थित क्यों हैं, क्यों नहीं आए स्कूल। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। यानी कि एक नाला पार करके गांव के सभी बच्चों को स्कूल में आना पड़ता था, और वही नाला बरसात के कारण पूरा भर जाता है, तो वो पार बच्चे नहीं कर सकते। इसीलिए उन सभी को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी, वो स्कूल में उपस्थित नहीं रह सकते थे। यही समस्या
उन सभी बच्चों की थी। लेकिन बच्चे इससे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते हैं, क्या क्या सुझाव लाते हैं एक दूसरे के सामने, कौन कौन सी बातें करते हैं और उससे क्या हल निकलता है, ये पाठ में देखना बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छी कहानी है। देखते हैं। ये संभा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। यानी कि एक तरफ बस्ती थी तो एक तरफ उन सभी के खेत भी थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो बहुत तेज बहता था नाला, और वो लांग कर मतलब पार करके आना संभव नहीं था, क्योंकि विद्यार्थी बच्चे थे छोटे। इसलिए जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, क्योंकि नाले में पानी भर जाता था तो कैसे बच्चे वहां आ जाएंगे स्कूल में। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यह कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। देखो, फिर गांव में एक गीत भी प्रचलित हो गया कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी। तो ये गीत भी वहां पर प्रचलित हो गया, क्योंकि इतनी छुट्टियां ही होती थी ना बच्चों की। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। सभी को ऐसा लगता था कि अरे, इतने मुझे अच्छे अंक मिलते थे, लेकिन फिर भी मुझे अब कम श्रेणी मिल रही है, अच्छे अंक नहीं मिल रहे हैं। इससे सभी विद्यार्थी भी परेशान हो उठते थे। लेकिन क्या करें, कोई मार्ग ही उन्हें नहीं मिलता था, रास्ता ही उन्हें नहीं मिलता था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। देखो, अ उसे लगा हुआ उपसर्ग है ना, असंभव। अगर अ उपसर्ग हम निकाल देते हैं तो मूल शब्द कौन सा आ जाता है, संभव आ जाता है। तो यही संभावना एकाएक काम कर गई। अब कैसे ये काम कर गई, ये आगे देखते हैं। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे, क्योंकि बहुत जोर की भारी वर्षा हो गई थी। इसीलिए वहां पर पाठशाला में बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जा पाए। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। अब वो वहीं पर एक पेड़ के चबूतरे पर बैठ जाते हैं और आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। अब उनके बीच में कौन सी बातें होती है, देखो। तभी तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत हैं, यहाँ क्यों बैठे हो? यानी कि ये जो बड़ा बरगद का पेड़ है, यहाँ तुम चबूतरे पर बैठे हो। चबूतरा मतलब वो पेड़ के बाजू में जो कट्टा होता है ना, उसे चबूतरा कहते हैं। तो उस चबूतरे पर आप बैठे हो, लेकिन यहाँ पर भूत है। भूत भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। यानी कि भूत भीत कुछ नहीं होता है, ये तो सभी मन का आभास है, मन की बातें हैं, ऐसे जुई कहती है। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। तो वहां पर वो कहती है कि और एक आज की भी अनुपस्थिति, मतलब मैं एब्सेंट मेरी लग गई। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में
कहा। तभी उज्ज्वला को भी बहुत परेशानी होती है। वो कहने लगती है कि आज तक कितनी अनुपस्थितियां हो गई, तो कुल मिलकर 14 अनुपस्थितियां, मतलब 14 दिन तक वो नहीं जा सकी। कौन नहीं जा सका? तो उज्ज्वला ये बता रही है कि अरे आज तक 14 दिन मैं नहीं गई, अनुपस्थिति लग गई, मेरी एब्सेंटी लग गई, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। तभी शुभम क्या कहता है, अरे तुम 14 दिन नहीं गई, लेकिन मेरी उपस्थिति मतलब प्रेजेंटी कितने दिन होगी? शायद 14 ही दिन होगी। तो सभी हंस पड़ते हैं ऐसे शुभम जब कहता है तब। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हा? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तुषार क्या कहता है, अरे हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं। फिर सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं। वही वो बात करने लगते कि हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे जोर से हंसने लगे। तो वो सभी जोर जोर से हंसकर तालियां बजाकर यही बड़बड़ा रहे थे कि हम बच्चे की भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भी देखो बच्चों, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो एसंबा गांव में बरसात के कारण एक गीत बड़बड़ाया जाता था, वो कौन सा है मालूम है? जैसे ये ताली बजाकर बोल रहे थे, वैसे भी वो वहां पर बच्चे बोलते थे ना, सभी बोलते थे। तो वो गीत है, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। तो ये गीत प्रचलित गांव में हो गया था। कौन से गांव में? ये संबा गांव में। तो आगे चलते हैं। तो ये बच्चे सभी गा रहे थे कि हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं, ये बार बार बोलते हुए तालियां बजाते हुए वो गा रहे थे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। तभी दामिनी कहती है कि हंसो मत, हा? और अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। तभी वो कहती है कि प्रकृति ने हमें विचार करने के लिए, सोचने के लिए बुद्धि भी दी है ना, तो उसका भी उपयोग हमें करना चाहिए। तभी मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी दामिनी सभी को बताती है कि असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसे संभव कर सकते हैं, हमारे ही हाथों में है। अगर हम में विश्वास है तो हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दामिनी की बातें ये सुनकर सभी माहौल बदल जाता है। तो हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे हल निकाला जाएगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? तभी सभी पूछते हैं एक ही आवाज में, कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य और भांप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। विज्ञान की पुस्तक में वो कहता है कि सभी को कि पुल कैसे बनाएंगे, तो विज्ञान की पुस्तक में हमने जानकारी तो पढ़ी है कि कैसे पुल बनाया जाता है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल मतलब नेटवर्क से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है,
यानी कि गांव का जो नाला है वो छोटा सा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा मतलब बड़ा सा और रुंद नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा, यानी कि सिर्फ हमें 10 फीट का ही पुल बनाना होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संभा गांव में फैल गया। जैसे जंगल में आग लगती है वो कैसे फैल जाती है हवा के कारण, उसी प्रकार ये पुल बनाने का जो बच्चों ने विचार किया था वो सभी गांव में फैल जाता है। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था, यानी कि हर व्यक्ति को जो विद्यार्थियों ने सभी बच्चों ने मिलकर जो फैसला किया है उस सभी को अच्छा लगता है और उसकी प्रशंसा भी करने लगते हैं। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, यानी कि क्या क्या सामग्री लगती है, क्या क्या करना पड़ेगा, इस सभी की सूची भी उन्होंने बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ भी किया। देखो ये सामग्री खरीदने के लिए सभी से उन्होंने 20-20 रुपये चंदा इकट्ठा भी करने की शुरुआत की। आरंभ मतलब शुरुआत। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे, यानी कि जो भी गांव में लोग थे वो सभी लोग और स्कूल के शिक्षक भी सभी इन बच्चों की सहायता करने के लिए आगे आ गए। सभी ने निर्णय लिया कि हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। राशि मतलब धन, पैसा, ये उनके पास आ गया था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे और सभी का उत्साह और जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनका अनुभव, ये सब कुछ मिलाकर यहाँ पर वो संगठित होकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। संगठित मतलब इकट्ठा आकर, एकत्रित रूप से उनका जो प्रयास था, जो कोशिश थी, वो अब सफल होने के मार्ग में थी। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। जहाँ पर कोई फसल नहीं उगाते वहाँ उस जमीन को बंजर कहा जाता है, तो ऐसी जमीन में से वो उन्होंने मिट्टी भी खोदी। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर मतलब बहुत मात्रा में, विपुल मात्रा में उन्होंने क्या किया, रेत भी वहां पर ला कर दी। फिर पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, यानी कि सभी आ गए वहां पर उन्हें मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव, यानी कि हर रोज यहाँ पर गांव आगे आगे कदम बढ़ाने लगा। अतः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था, यानी कि केवल 15 दिन में ही सभी ने जो श्रमदान किया था, इसीलिए सभी की सहायता से केवल 15 दिन में ये पुल बनकर तैयार भी हो चुका। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था, यानी सभी अगर इकट्ठा होकर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिल जाती है। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। देखो तभी जुई ने जो भी उन्होंने ये कार्य किया था उन सभी का एक वृत्तांत बनाया। वृत्तांत मतलब समाचार, जो समाचार पत्र में आता है उसे वृत्तांत कहा जाता है।
तो वो वृत्तांत उसने बनाया और संगणक मतलब कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने भी उन्होंने प्रस्तुत भी किया। अब इसका अनुवाद किया है संजय भारद्वाज जी ने। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसी एकता का ही पाठ और चाह, मन में चाह होती है और सभी में एकता होती है तो किसी भी कार्य में हम सफल हो सकते हैं। यही इस पाठ से हमें सीख भी मिलती है। जैसे दादी ने जो तीसरे पाठ में हमने देखा, दादी माँ का परिवार, उसने जो सीख दी थी एकता में बड़ी शक्ति होती है, वही शक्ति दोबारा इस पाठ में भी हमें देखने के लिए मिले। जहाँ चाह वह राह में। तो मन में इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, उससे संभव हो सकता है। धन्यवाद।